पीआईओ का फुल फॉर्म क्या था? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। किसी के पास पीआई कार्ड रहता था तो कितने वर्ष तक वीजा फ्री आता था वो? 15 वर्ष। और ओसीआई कार्ड वाला आजीवन। ठीक है। अब पीआईओ है या खत्म हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोगों का अगला टॉपिक है। अच्छा ये पहले एक बार बता दो, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किसको कहा जाता है? ओसीआई को। ठीक है। कौन सा समिति था जो दोहरी नागरिकता से संबंधित था? कल चर्चा नहीं किए थे क्या? सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी। कल एक बार भी नहीं बोले हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, नोट्स में तो होगा, पढ़ा तो होगा ही। ठीक है, तो कौन सा समिति है दोहरी नागरिकता का चर्चा करता है? एलएम सिंघवी समिति। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है मौलिक अधिकार में? 15, 16, 19, हाँ 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है, बाकी सब विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है। कितना वर्ष भारत से बाहर रहने पर रजिस्ट्रेशन वाले का रिश्ता समाप्त हो जाएगा नागरिकता? 7 वर्ष। भारत में देशीकरण द्वारा कोई नागरिकता चाहता है तो कितना वर्ष रहना होगा? 12 वर्ष। ठीक है। पिछले 14 वर्ष में 11 साल और 1 साल लगातार। ठीक है, चलो अब आज का टॉपिक है हमारा राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन जान रहे हो इसके बारे में? एक लाइन तो सब जानता है कि राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, किसके सिफारिश पर हुआ, ये इतना सब कोई पढ़ा हुआ है। ठीक है। कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली, कौन? फजल अली के अध्यक्षता में किया गया। 1953 में गठन किया गया। 1955 में रिपोर्ट दिया, जिसके तहत 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इतना तो सबको पता है। ठीक है। और ये पता होता है, ये कहीं ना कहीं सेट वगैरह में मिलते रहता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो इसमें पढ़ना है, तो एक एक करके हम लोग सब चीज पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली बात यह है कि राज्यों का पुनर्गठन क्यों हुआ, क्यों, इसका उद्देश्य क्या था? कोई बोल सकता है तो बोलो। हाँ, हम पहले भी इसका चर्चा किए हैं कि भारत में आधार कई हैं। ठीक है, किसी भी चीज को बांटने का सामान्यतः जो किसी भी देश में आधार होता है वो होता है ज्योग्राफी। क्या होता है? ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी जो कहेगा उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन कई और जगह भी तुम देखोगे ज्योग्राफी के साथ साथ संस्कृति भी डिपेंड करता है कि कौन कैसा संस्कृति में जी रहा है। हर कोई चाहता है जैसे तुम हो, तुम चाहोगे कि तुम्हारे जैसे लोग आसपास हो। और ये संस्कृति के साथ ही एक और चीज विकसित होता है, वो है भाषा। इसीलिए तुम देखोगे अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई तुमको हिंदी भाषी, यूरोप जाओगे, अमेरिका जाओगे, कहीं जाओगे, अगर हिंदी बोलने वाला मिल गया तो लगेगा अपना ही भाई है। उसमें सोचोगे ही नहीं कि इसका बाप अलग है, सोचोगे कि अपना ही बच्चा, घर का बच्चा है, अपना ही भाई है। ये फीलिंग आएगा, आता है दूसरे क्षेत्र में अगर मिलोगे किसी से। तो भाषा जो है वो एकता को भी दिखाता है, और इस यही बन गया भारत के बंटवारा का भी एक, क्या बोल सकते हो, कारण। आज़ादी से पहले से ये सब चले आ रहे थे, हम लोगों को अलग कीजिए, जो हम लोग भाषा बोलते हैं इसके आधार पे। भारत में कई तरह के भाषाएं कई लोग बोलते हैं। आज़ादी के बाद भी सबसे अधिक जो मांग उठा वो था दक्षिण भारत। कहाँ था? दक्षिण भारत। क्योंकि उत्तर भारत में जो चलो मैनेजेबल है, सब कोई मैनेज कर लेता है, क्योंकि लगभग सब हिंदी जानता है। नहीं भी क्लियरली जानना है तो भी, क्योंकि बीच वाला तो सारा हिंदी भाषी ही है। इसके बाद देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में हम उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे है ना। तो उत्तर भारत लगभग सब पूरा संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत में हिंदी भाषा से नफरत करने वाले लोग बहुत हैं। और तुम आज उसका जीता जाता एग्जाम्पल आज भी देख रहे हो कि कैसे वहाँ लड़ाई हो रहा है, हिंदी भाषा वाले को उठा के फेंका जा रहा है, मारा जा रहा है, मुंह तोड़ा जा रहा है, सब चीज हो रहा है। ये शुरू से होता आ जा रहा है। तो दक्षिण भारत में मांग उठा सबसे पहले तेलुगु भाषियों के द्वारा। किसके द्वारा? तेलुगु भाषी। ठीक है। पहले मद्रास प्रांत हुआ करता था। क्या होता था? मद्रास। इसी में तुम्हारा पूरा आंध्र प्रदेश वाला ये पूरा सब क्षेत्र देख रहे हो, उसी में आता था। तो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में लोग बोलते हैं तेलुगु। क्या बोलते हैं? और मद्रास में क्या बोलते हैं? तमिल। क्या बोलते हैं वहाँ? तमिल। तो इन लोगों का इच्छा तक हम लोगों का, तेलुगु भाषी लोगों का एक अलग से राज्य, इसी का मांग उठ रहा था। तो और भी कई क्षेत्रों से मांग उठ रहा था, लेकिन मेन मांग यहीं से था। दक्षिण भारत में अलग अलग क्षेत्र में यह मांग उठ रहा था, लेकिन मेन यही था। ठीक है।
सरकार कई बार प्रयास की ये सबको अलग अलग रूप से गठित करें, ठीक है, करें कि नहीं करें, इसके लिए अलग अलग आयोग का गठन किए। तो टोटल 2 आयोग जो तुम देख रहे हो, भाषा पुनर्गठन आयोग, इससे राज्य पुनर्गठन आयोग, इससे पहले भी 2 आयोग का गठन हुआ है, बताने के लिए क्या किया जाए, गठित किया जाए, सॉरी पुनर्गठन किया जाए कि नहीं किया जाए। क्योंकि शुरुआती दौर में मेरा मेन उद्देश्य पुनर्गठन का रहा वो ज्योग्राफी रहा, क्या रहा, ज्योग्राफी के आधार पे, ठीक है। लेकिन बाद में इस पर विवाद होने के कारण भाषा को आधार बनाने का सोचा गया और बनाया भी गया। कब बना, 1956 में। तो सवाल ये उठता है कि इससे पहले क्या था, इससे पहले भी तो कुछ होगा। संविधान जब लागू हुआ, हम लोग भाग 1 अनुच्छेद 1 में क्या पढ़ते हैं, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, उसी में संघ के राज्य का भी चर्चा किया गया है। तो कुछ तो वहां पर होगा। तो भारत में उस समय में जो भी राज्य थे उसको हम लोग अलग तरीके से कैटेगराइज किए हुए थे। हम लोग 4 वर्गों में बांटे हुए थे। कितने वर्ग में, 4, ABCD, क्या किए थे, ABCD, इन 4 वर्गों में बांटकर टोटल राज्य उसमें हम लोग बनाए थे, राज्य या यूटी मिलाकर टोटल, ठीक है। तो राज्यों की संख्या अगर पूछी जाए तो 28, कितने थे, 28। और एक अलग से आता है वो है अंडमान निकोबार। इसमें से देखोगे तो 3 जो है यही है मुख्य राज्य, चौथा जो है डी, ये स्पेशल किसको दिया गया है, अंडमान निकोबार को, ये स्पेशल इसको दर्जा मिला था। तो 4 वर्गों में जो बांटे हैं उसको A, B, C और D कहा जाता है, जिसमें जितने भी राज्य अभी तुम देख रहे हो सारे कहाँ आ जाते हैं, A, B, C में। और डी स्पेशल किसको दिया गया था, अंडमान निकोबार, ठीक है। और उसमें नाम क्या था, क्या अभी जो राज्य देख रहे हो इस तरह का नाम था, आंसर है नहीं। उस समय में जो प्रांत हुआ करते थे उसके आधार पे आ गया। जो उस समय में रियासत था, या तो कुछ रियासत को मिलाकर एक संघ, रियासतों का संघ बना दिया, या बड़ा रियासत है जैसे हैदराबाद था, बड़ा रियासत था, उसको हैदराबाद ही छोड़ दिया गया। इस तरह के अलग अलग चीजें थी जो कि उसमें शामिल की गई थी। प्रॉपर जो आज राज्य देख रहे हो इस तरह का राज्य का गठन उस समय में नहीं हुआ था, ठीक है। तो सवाल पूछा जाता है कि मूल संविधान में या 1950 से लेकर 56 तक राज्यों की संख्या कितनी थी, कितने थे, 28। कितने थे राज्यों की संख्या, 28। अच्छा, इसमें कहीं क्लियरली ये चीज नहीं था कि केंद्र शासित प्रदेश का अलग होगा और राज्य अलग होगा, ये कहीं क्लियरली मेंशन नहीं। लेकिन इस समय में 28 राज्य हुआ करते थे और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, इसको क्या कहते थे, अंडमान निकोबार। क्या कहते थे, अंडमान निकोबार। इनको 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। अगर कहीं ऐसा हो कि 4 वर्ग ऑप्शन में ही ना मिले तो 3 वर्ग भी ले लोगे तो चलेगा, अगर 4 वर्ग नहीं हो तो। लेकिन 4 वर्ग है तो आंसर हमेशा क्या होगा, 4 वर्गों में बांटा गया था, जिसको नाम दिया गया था A, B, C और D। क्या नाम दिया गया था, A, B, C और D। हमको सबको याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि सब में क्या क्या था, कौन कौन से राज्य थे, ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटी 2, 4, 5 है जिससे एग्जाम में कभी सवाल पूछा जाएगा। और सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है अंडमान निकोबार, क्योंकि ये याद रखना ही पड़ेगा, अकेला है बेचारा, ठीक है। इसलिए एग्जाम में सबसे अधिक क्या पूछता है कि अंडमान निकोबार किस वर्ग में था, किस वर्ग में था, डी में। किस में था, डी में, याद रह जाएगा, ठीक है। तो 2-3 है जिसको हम लोग अच्छे से याद रखेंगे, बाकी याद रखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अब इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। सवाल अब यही पूछता है कि राज्यों के पुनर्गठन से पहले राज्यों का वर्गीकरण कितने तरीके से किया गया था, 4 तरीके से। उस समय में राज्यों की संख्या कितनी थी, 28, ठीक है। इसमें वर्ग डी में किसको रखा गया था, अंडमान निकोबार। ज्यादातर सवाल यही 3 घूमता है, इससे ज्यादा सवाल नहीं घूमता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं। वर्ग ए जो था इसमें पूर्व ब्रिटिश प्रांत था। क्या था इसमें, पूर्व ब्रिटिश प्रांत। उस समय में 9 ब्रिटिश प्रांत थे, तो सभी को इसमें रखा गया। इसमें भाग 1 में, और यही वर्ग 1 में, यहीं से तुमसे एक सवाल पूछा सकता है, बाकी और किसी से नहीं पूछेगा। तो पूर्व ब्रिटिश प्रांत कितने थे उस वक्त, 9। कितने थे, 9। और सभी को रखा गया भाग 1 में, यानी वर्ग 1 में। इतना सा याद रखना, बाकी किसी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कौन कौन आता है एक बार हम देख लेते हैं। बिहार, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, असम, बॉम्बे, मद्रास, पूर्वी पंजाब और उड़ीसा। पूर्वी पंजाब इसलिए आया क्योंकि पंजाब 2 भागों में बढ़ गया, पश्चिमी पंजाब चला गया पाकिस्तान में और पूर्वी पंजाब चला आया बिहार में, सॉरी भारत में, ठीक है। तो इसलिए पूर्वी पंजाब, ठीक है। खाली पंजाब भी रहेगा तो वही होगा। अब पंजाब के साथ वहां मामला ये था कि एक पंजाब था और एक वहां कई ऐसे छोटे छोटे रियासत थे। एक तो हो गया प्रांत, पंजाब प्रांत, जो कि पूरा पंजाब था। लेकिन इसके अलावे भी कई और रियासत थे, उन सभी को मिलाकर बनाया गया था पेप्सू। क्या बनाया गया था, पेप्सू। इस समय इसमें हरियाणा का कुछ क्षेत्र रहता था, ठीक है, पंजाब का पूरा क्षेत्र था, राजस्थान का क्षेत्र था। इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पूरा क्षेत्र मिला के कुछ कुछ रियासत था, सभी को मिलाकर बनाया गया था पेप्सू। इसके बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी सिर्फ याद रखना पेप्सू और कुछ नहीं, ठीक है। चलो,
तो वर्ग ए में किसको किसको रखा गया? बिहार, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, असम, बॉम्बे, मद्रास, पूर्वी पंजाब और उड़ीसा। इसमें तुमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी दोनों के बारे में ज्यादा। किसके बारे में? बिहार और यूपी। या यूपी को और क्या लिख देगा? संयुक्त प्रांत। क्या लिख देगा? संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो ये बारे में, इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है कि ये किस वर्ग में रखा गया था। किस वर्ग में? ए में। लेकिन हम लोग थोड़ा सा मेहनत करके ए का सारा याद रखेंगे, बाकी और किसी का याद नहीं रखेंगे। तो ए में कौन कौन हो गया? बिहार, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, असम, बॉम्बे, मद्रास, पूर्वी पंजाब और उड़ीसा। नाम देखोगे तो मोटा मोटी तुमको नाम आता है और तुम ये कर भी पाओगे। मद्रास, बॉम्बे ये तो जान ही रहे हो, ठीक है। बिहार, यूपी जान ही रहे हो। अब बिहार यूपी है तो वेस्ट बंगाल भी हो जाएगा। एमपी बचा, असम, पंजाब और उड़ीसा। इतना सा याद रखोगे, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या क्या हो गया वर्ग में? यूपी, बिहार। अब बिहार के आसपास का सब ले लो। सुनो तो, 9 में ऐसे ही तुम्हारा 4 निकल जाएगा। बिहार वाला जो था वर्ग ये पूरा एक कर दो। यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा 4 हो गया। इसी से संबंधित था असम। किसे, कौन सा था? असम। इसी से संबंधित था तो असम भी हो गया, 5 हो गया। इसके बाद कौन सा? मध्य प्रांत, यूपी, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश और यूपी, ठीक है। मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश और यूपी। कितना हो गया? 7 हो गया। 6 बाकी 7 हुआ, जो भी है। एक हो गया पूर्वी पंजाब। कौन सा हो गया? पूर्वी पंजाब। तो बचा कौन? एक तो बॉम्बे और मद्रास। कौन बचा? बॉम्बे और मद्रास। फिर से रिपीट करो, जिस ऑर्डर में बोले इसी ऑर्डर में। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और इनसे संबंधित है असम। 5 हो गया। पंजाब 6 हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, और संयुक्त प्रांत। और कौन सा बच गया? क्या बोल रहे हो? एमपी हो गया। क्या बोल रहे हो? अच्छा, यूपी हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। बॉम्बे और मद्रास, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास। यूपी तो पहले ही ले लिए थे ना, ठीक है। हो गया यार, और आसान है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। चलो, तो याद रखना वर्ग ए, इसमें कितना राज्य थे? 9। इसके बाद दूसरा है वर्ग बी। इसमें पूर्व रियासत को रखा गया था। किसको रखा गया था? पूर्व रियासत। इसमें बड़े बड़े रियासत आते थे, या तो वो एकल रूप में था या क्या था? संघ बनाकर। या रियासत से एक एग्जांपल पूछा जाता है हैदराबाद। कौन सा पूछा जाता है? हैदराबाद। तो हैदराबाद बड़ा रियासत था, इसको अकेला रखा गया। वैसे दूसरा है मैसूर, ठीक है। इसमें 4 ही तुमको याद रखना, 4 है नहीं, इसमें भी 9 के आसपास है, लेकिन याद रखना है 4 है। हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर और पेप्सू। ये तुमसे कभी पूछ लेगा कि बताओ जम्मू कश्मीर किस वर्ग में आता था? किस में आता था? बी में। 4 ही तुमको याद रखना है, हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर और पेप्सू। नोट्स में सब दिया होगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन याद फिलहाल उतना नहीं करना है, ठीक है। इसको रखा गया वर्ग बी में। ध्यान देना है, ये था क्या? ये क्या था? रियासत था। क्या था? रियासत। रियासत को अकेला भी शामिल किया गया, जो बहुत बड़े रियासत थे। नहीं था रियासत का क्या बनाया गया था? समूह। समूह बनाकर शामिल किया गया था। तीसरा जो था ये था चीफ कमिश्नरी। क्या था ये? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। उसके बाद जो कुछ छोटे छोटे रियासत थे, इसी को संभवतः यूटी का बाद में दर्जा मिलने वाला था। क्या था? यूटी। यूनिटी का वहां चर्चा किया नहीं गया था कि ये सब यूटी है, लेकिन यूटी के भांति जैसे यहाँ भी एक प्रशासक होता था जो कि केंद्र द्वारा नियंत्रित होता था। इसका मतलब यही वाला क्षेत्र जो है, कभी अगर तुमसे पूछा जाए कि यूटी जो अभी बना है यानी यूनियन टेरिटरी, ये संभवतः कौन सा क्षेत्र हुआ करता था उस समय में? सी और डी। कौन सा होता था? सी और डी। ये जो है ये प्रॉपर राज्य का दर्जा था इसको, और इस दोनों को प्रॉपर राज्य का दर्जा नहीं था। लेकिन उस समय में कहीं पे भी ये खुल के बात नहीं किया गया था कि ये जो है यूनियन टेरिटरी है, ये सारे, इस सब के बारे में चर्चा नहीं किया गया था, ठीक है। लेकिन कार्य करने का तरीका वही था। इसका संचालन कौन करता था? केंद्र। कौन करता था? केंद्र, ठीक है। केंद्र एक प्रशासक नियुक्त करेगा, वही इसका संचालन करेगा। ये केंद्र शासित प्रदेश की तरह ही हो गया। तो अगर कभी तुमसे पूछ ले तुम 4 वर्गों में यूटी कौन कौन था? कौन कौन था? सी और डी, ठीक है। ये दोनों क्या था? यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो सी में हो गया चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और कुछ छोटे रियासत। इसमें एक ही याद रखना है तुमको, कौन सा? दिल्ली। कौन सा याद रखना है? दिल्ली। दिल्ली किस वर्ग में आता था? वर्ग सी में, ठीक है। और डी में अकेला था। कौन था डी में? अंडमान निकोबार। डी में अकेला अंडमान निकोबार आता था, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। तुम अगर 10 क्वेश्चन उठा के देखोगे तो हो सकता है 10 में 10 बार तुमको एक ही क्वेश्चन दिखे। वो कौन सा दिखे? अंडमान निकोबार, क्योंकि यही पूछता है। और बाकी ये टॉपिक से कोई सवाल नहीं आता है। 2 सवाल आएगा कि राज्यों की कुल संख्या उस वक्त कितनी थी? 28। कितनी थी? 28। कितने वर्गों में बांटा गया था? 4। ये तो नहीं भी पढ़ाएंगे ना तो भी कहीं ना कहीं ये सुने हुए रहोगे कि 4 वर्ग में बांटा गया था एबीसीडी। ये तो संविधान का जब अनुच्छेद पढ़ाते हैं उस समय बता देते हैं कि 4 वर्गों में बांटा गया था, ये तो पता ही रहेगा। और तीसरा सवाल आएगा कि अंडमान निकोबार कौन से वर्ग में था? किसमें? डी में।
याद हो गया चारों वर्ग? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ये संविधान लागू होने के समय में राज्यों की संख्या कितनी थी? 28। ये कितने वर्गों में बटे हुए थे? 4 वर्गों में बटे हुए थे, जिसमें से अब हम एक एक करके पूछते हैं कि देशी रियासत किसमें था? बी में। देशी रियासत बी में। छोटे देशी रियासत और चीफ कमिश्नरीज किसमें थे? सी में। प्रांत किसमें था? ए में। प्रांत किसमें था? ए में। प्रांतों की संख्या उस वक्त 9 थी और मुख्य रूप से सबका नाम भी इसमें पता होनी चाहिए। बिहार किसमें था? ए में। बिहार किसमें था? ए में। दिल्ली किसमें था? सी में। जम्मू कश्मीर किसमें था? बी में। जम्मू कश्मीर बी में। हैदराबाद बी में, ठीक है। मैसूर बी में, ठीक है। और पूछा जाए अंडमान निकोबार किसमें था? डी में। याद हो गया? बस इतना ही याद रखना है, बाकी इससे बहुत ज्यादा सवाल अब नहीं पूछता और इससे सवाल भी बहुत कम हो गया है, सवाल ना के बराबर पूछता है, ठीक है। चलो अब है राज्य पुनर्गठन का आधार, बता चुके थे ये। अच्छा ये पूछा जाए कब से कब तक वैलिड रहा, तो 1950 यानी संविधान लागू होने के बाद से लेकर कब तक? 1956 तक, क्योंकि 56 में राज्यों का पुनर्गठन हो जाएगा, फिर से सबको मिक्स करके अलग अलग किया जाएगा भाषाई के आधार पर, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन का आधार क्या बना? क्या बना? भाषा। क्या बना? भाषा। हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन हुए हैं, राज्यों का पुनर्गठन हुआ है 1956 में और इसका आधार बना है भाषा। अब यही कहानी पढ़ेंगे कि भाषा को आधार कैसे बनाया गया और क्यों बनाना पड़ा, इसको लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है। भाषा आधारित राज्य पुनर्गठन का मांग उठा, सबसे पहले कहां उठा? दक्षिण भारत में। कहां उठा? दक्षिण भारत में, ठीक है। देखो आजादी से पहले भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसको अलग किया गया था, भाषा को उसमें मुख्य रूप से टारगेट बनाते हुए। जैसे तुम देखोगे बंगाल से बिहार को अलग किया गया था, यहाँ पे डिफरेंस मुख्य रूप से क्या था? बंगाली और हिंदी भाषी, बंगाली भाषी और हिंदी भाषी, जिसमें यह देखा गया कि बंगाल में डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन बिहार क्या रह जा रहा है? आउटडेटेड, ठीक है। सब चीज में आउटडेटेड, मतलब बंगाल में जो चीज इंट्रोड्यूस हो चुका है वो कुछ समय बाद बिहार तक पहुंचेगा। बंगाल में शिक्षा का स्तर बढ़िया है, बंगाल में शिक्षा का स्तर खराब है, क्योंकि सारा फोकस कहाँ होता था? कलकत्ता के क्षेत्र में, और कलकत्ता के क्षेत्र में हर काम किसमें होगा? बंगाली भाषा में। तो हिंदी वाला, बिहार वाला बंगाली नहीं सीखना चाहता था, तो हिंदी वाला रह जाता था पीछे। इस कारण से एक उद्देश्य ये भी था कि बिहार का भी डेवलपमेंट हो, इस वजह से भी बिहार को अलग किया गया। तो आजादी से पहले भी इस आधार पर प्रयास किया गया है कि इनको अलग किया जाए, तो पहले भी हुआ है, लेकिन ये कोई प्रॉपर मांग नहीं था। मांग कब से उठना शुरू हुआ? आजादी के बाद से। कहां से मांग उठना शुरू हुआ? दक्षिण भारत से। कहां से? दक्षिण भारत से। और अभी कहानी देखोगे, रामल्लू आएंगे, उनका मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखोगे मांग सबसे पहले कहां उठा? दक्षिण भारत में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए क्या किया जाए कि नहीं किया जाए, इसके लिए अलग अलग आयोग का गठन हुआ था। तो तुमसे कभी पूछा जाएगा कि बताओ भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर विचार हेतु, पुनर्गठन हेतु नहीं, पुनर्गठन पर विचार हेतु प्रथम आयोग कौन सा था? कौन सा करोगे? धर आयोग। क्या नाम था इसका? धर आयोग, ठीक है। क्या नाम था? धर आयोग। पूरा नाम जो इनके अध्यक्ष का है वो है एसके धर। क्या नाम है? एसके धर। इसी कारण से इसको धर आयोग कहा जाता था। हम जानबूझ के पूरा लिखेंगे, तुमको धर आयोग याद नहीं करना है। क्या याद करना है? एसके धर आयोग, जिसमें एक क्वेश्चन में दोनों चीज नहीं पड़ गया कि अध्यक्ष कौन है। मान लो वहां दे देगा डी के धर, एम के धर, पी के धर, अब यही फंस जाओगे कि धर तो पता है लेकिन कौन धर है पता नहीं था। हम क्यों ना उसको पूरा याद कर ले, ठीक है। जैसे सिंघवी समिति होता है, इसमें हम जब भी पढ़ाएंगे तो एल एम सिंघवी बोलेंगे, क्योंकि वहां एस के सिंघवी, बी के सिंघवी, एल एम सिंघवी कुछ दे सकता है तुमको, तो एल एम सिंघवी याद रखोगे। इसलिए हम सबका नाम लगा देते हैं पूरा, क्योंकि ये कोई आधिकारिक वर्ड तो है नहीं। धर आयोग है तो धरे पूछेंगे, इसे मंडल आयोग बताए, पर हम क्या पढ़ाए तुमको? बीपी मंडल। क्या बताए? बीपी मंडल। क्यों पढ़ाए ऐसा? क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि मंडल आयोग जो उसका अध्यक्ष कौन है? बीपी मंडल। तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि बीपी है कि नहीं है, ठीक है। उसी तरह से नाम है इसका धर आयोग, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे? एसके धर आयोग। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? एसके धर। इसका गठन हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948, ठीक है। भाषा के आधार पे बहुत जोर शोर से मांग हो रहा था, इसी कारण से लगभग जून सबके आसपास में, जून 1948 के आसपास राज्यों के पुनर्गठन हेतु पहली बार गठित किया गया था। हो सकता है कि अगर हम लोग सब चीज ठीक ठाक रहा तो संविधान में ही इसको क्या करेंगे? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देंगे, क्योंकि अभी तक संविधान लागू हुआ नहीं है। ध्यान देना, क्या संविधान लागू हुआ है अभी? 48 में अभी तक हुआ है नहीं। संविधान लागू कब हुआ? 49 में, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। तो ये जो कहानी चल रहा है ये संविधान लागू होने से पहले का है, लेकिन आजादी के बाद का है। ध्यान देना, आजादी के बाद का कहानी है, लेकिन संविधान लागू होने से पहले का। तो उस वक्त विचार कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू कि अगर सब चीज ठीक रहा
तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि राज्यों का जो अभी गठन करेंगे संवैधानिक तौर पर, ये किस आधार पे कर देंगे, भाषाई आधार पे। इसीलिए पहला आयोग का गठन हुआ, इसका नाम था धर आयोग। 1948 जून सब के आसपास इसका गठन हुआ और ये लगभग दिसंबर सब के आसपास अपना रिपोर्ट भी दे दिया, ठीक है। और इसने कहा कि भाषा का आधार नहीं होना चाहिए। क्या कहा इसने, भाषा का आधार नहीं होना चाहिए, यानी भाषा के आधार का क्या किया इन्होंने, विरोध किया। भाषा के आधार का क्या किया, विरोध किया। और इन्होंने कहा कि हमारा जो राज्य का गठन होना चाहिए वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार, प्रशासनिक सुविधा। ध्यान देना, इन्होंने सिर्फ विरोध ही नहीं किया बल्कि इन्होंने एक सुझाव भी दिया कि राज्यों का जो गठन करना है अभी हम लोगों को किस आधार पे करना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से, ना कि भाषा के हिसाब से। और मेरे हिसाब से उस समय में जरूरी भी यही था कि कैसे संचालन वहां पे अच्छे तरीके से हो, इस हिसाब से हमको राज्यों का गठन करना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पे। अब इनका ये विचार था, इन्होंने ये प्रस्तुत किया, पर इस विषय पर इनके रिपोर्ट से संतुष्टि मिला नहीं। इसलिए एक और, जैसे ही ये रिपोर्ट देंगे वैसे ही फिर से विरोध शुरू होने लगेगा। बहुत लोगों का अलग अलग विचार होगा, ये क्या रिपोर्ट दे दिया, हम लोगों का तो इच्छा था हो जाए, ठीक है। इसीलिए एक और आयोग का गठन किया जाएगा जिसको कहेंगे जेवीपी समिति। क्या कहेंगे, जेवीपी समिति। बहुत बार इससे सवाल आया है। जेवीपी ये 3 आदमी का नाम है। क्या है, ये 3 आदमी का नाम है। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। तो ये जेवीपी कमेटी जो है इसमें 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, 3 लोग। अगर पूछा जाए इसका गठन, सामान्यतः अगर एक लाइन में कभी देगा और ऑप्शन में तुमको जनरली 49 मिलेगा। क्या मिलेगा, 49। पर ये 49 में गठित हुआ नहीं था, ये दिसंबर 1948 में गठित हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1948 में। और रिपोर्ट कब दिया, ये रिपोर्ट दिया ये 1949 में। कब दिया, 1949, ठीक है, नीचे लिखे हैं रिपोर्ट का। तो हम लोगों को एक लाइन में कई बार ये पूछ लेता है, 48 ऑप्शन में नहीं रहता है, हम लोग क्या कर देते हैं 49, क्योंकि दिसंबर में गठित किया गया, काम ये कब करेगा 49 में। इसलिए कभी एक झटके में ऑप्शन में 48 नहीं रहेगा तो 49 मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका वास्तविक गठन कब हुआ था, दिसंबर 1948। जैसे ही धर आयोग का रिपोर्ट आएगा इसका विरोध होना शुरू हो जाएगा और इसी रिपोर्ट को फिर से जांच करने के लिए बात सही है इन्होंने किया है नहीं किया है, तो पहले एक आदमी की अध्यक्षता में किया गया था। कौन थे वो, एस.के. धर, ठीक है। इसके बाद वो संतुष्टि नहीं मिला तो 3 आदमी को रखा गया, ठीक है, जिसको कहा गया जेवीपी कमेटी। और ये धर आयोग के रिपोर्ट का जांच करेगा इनका बात सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों ने भी पूरी जांच करने के बाद उस समय में सिचुएशन को देखते हुए यही कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना चाहिए। तो इनका भी रिपोर्ट क्या रहा कि भाषा का आधार का विरोध, क्या रहा, भाषा के आधार का विरोध। और इन्होंने भी इस बात का समर्थन किया हमारा राज्यों का पुनर्गठन जो होना चाहिए किस आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ध्यान देना। तुमसे पूछा जाएगा कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन का, राज्यों के गठन का चर्चा किस आयोग में पहली बार हुआ, किस आयोग के द्वारा, धर आयोग के द्वारा। क्या जेवीपी कमेटी कोई नया चीज अपना साबित किया, मतलब दिया क्या, आंसर है कुछ नहीं। बस जो एस.के. धर समिति का जो रिपोर्ट था उसी का इन्होंने क्या कर दिया, समर्थन। तो एक लाइन में बोलेंगे धर आयोग की रिपोर्ट को इन्होंने वैध करार दिया। क्या किया, धर आयोग की रिपोर्ट को वैध करा दिया, मतलब भाषाई के आधार का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा का समर्थन किया। ये याद हो गया यहाँ तक, ठीक है। कौन थे इसमें 3 लोग, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। कब गठित हुआ, 1948 में। रिपोर्ट कब दिया, 1949 में। लेकिन अगर 48 ऑप्शन नहीं रहे और गठन पूछे तो आंसर करेंगे 1949, क्योंकि एक साल का ही खेला है, सारा काम 1949 में ही हुआ। ये अपना फाइनल रिपोर्ट भी 49 में दे देगा, कहानी खत्म। जैसे ये रिपोर्ट देंगे अब लग गया सबको, क्योंकि इसमें कौन शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। अब सबको लग गया कि अब कुछ नहीं होने जाने वाला है नहीं। मान लो अभी कोई ऐसा टीम बने जिसमें तुमको लगे कि लास्ट ऑप्शन तो यही है और वही विकेट आउट हो जाए, तो उसके बाद मैच हारा वही मानोगे, ठीक है। वो अगर आउट हो गया कहानी खत्म। वैसे ही यहाँ पर लग रहा था कि इस रिपोर्ट के द्वारा इसमें 3 लोग है, भारी भरकम टीम बना है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगा, लेकिन इनके हिसाब से कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आया। अब विरोध और तीव्र हो गया, पर उस विरोध का कोई फर्क पड़ रहा था नहीं। अब विरोध और ज्यादा तीव्र हो गया, कब आकर 1952 में। कब आकर 1952 में। और एक आदमी था जिसका नाम था पोट्टी रामल्लू। क्या नाम था, पोट्टी रामल्लू। 1952 में जब देख लिया हमारे इस विरोध का सरकार पर या किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, संविधान तो लागू हो ही गया था, तो पोट्टी रामल्लू क्या बोलते उसको, अमरण अनशन पर बैठ जाता है, ठीक है। अक्सर ऐसा देखोगे कहीं पे धरना प्रदर्शन करने लोग बैठ गया,
पहले बहुत प्रयास किया आवाज पहुंचाने का, नहीं पहुंचा तो कुछ लोग धरना पर बैठ गया, ऐसे ही ये लोग धरना पर बैठ गया और जोर जोश में ही बोल दिया कि हम अमरण अनशन पर बैठेंगे। ठीक है, बैठ गया तो बैठ गया, कोई सुन नहीं रहा है, इसके बाद बैठ के मर गया। ठीक है, कहा जाता है कि लगभग 58 डेज, अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा मिलेगा, कहीं 56 मिलेगा, कहीं 58 मिलेगा, हो सकता है कहीं 53 ही मिले, लेकिन मोटा मोटी जो डाटा है वो 55 के आसपास है। हम लोगों को याद रखना है लगभग 56 या 58 दिन, ये ज्यादातर किताबों में मिलेगा। तो लगभग 58 दिन या 56 दिन के आसपास ये बैठे थे धरने पर और उसके बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जाके कहानी में ट्विस्ट आया। ठीक है, अभी तक नहीं आया था। यही होता है कि कोई भी चीज देखोगे, घटना घट जाएगा तब तुम कंसल्ट होगे। अब यही परीक्षा को लेकर भी है। अक्सर बच्चों को देखोगे कि परीक्षा से पहले 1 महीना 2 महीना पहले कितना चीख चीख के बोलते रहेंगे कि पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, कुछ नहीं। एडमिट कराएगा तब उसको लगेगा अरे पढ़े तो कुछ है ही नहीं है, तब ढूंढेगा यूट्यूब पे टॉप 200 क्वेश्चन, टॉप 2000 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन, सोचेगा भगवान किसी तरह पास करवा दीजिए। अरे भगवान तुम वो पास करवाने के लिए बैठे हैं क्या? तुम्हारे जैसा बहुत है जो कोई 100 किलो लड्डू चढ़ा रहा है, कोई 200 किलो लड्डू चढ़ा रहा है, तुम एक पौवा में क्या कर लेगा? ठीक है, तो नहीं हो पाएगा कुछ। यही हर हमेशा होता है। तो अगर उस समय में सरकार पोटी रामुलु के बात को मान लेते तो शायद उनको और समय मिल जाता कुछ सोचने विचारने का, लेकिन पोटी रामुलु जो मर गया सब वहां पर विद्रोह करना शुरू कर दिया, एकदम पूरा रोड वोड जाम कर दिया, मतलब पूरा राज्य क्षेत्र, आप बोलोगे आंध्र प्रदेश वाला जितना क्षेत्र है पूरी तरह से आग लग गया, यही समझ लो। अब आनंद फानन में 53 में, ये सब कहानी 52 दिसंबर में हुआ है। कब हुआ है? 52 दिसंबर। अगर पूछा जाए कि पोट्टू रामुलु का देहांत कब हुआ? दिसंबर 52 1952 में, और आनंद फानन में 53 में। सोचो कितना असर रहा होगा, सिर्फ इमेजिन करके देखो कि 53 में ही आनंद फानन में आंध्र प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। सोचो कोई जांच कुछ अभी हुआ भी नहीं है, अब क्या कर दिया गया? आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा। किसी तरह तुम शांत हो जाओ, और आंध्र प्रदेश हो गया शांत। तब अब दूसरा राज्य भी हल्ला करेगा, एक हो गया तो ठीक है। अब वहीं पर 53 में ही एक आयोग का गठन किया गया और इसको ये सिफारिश करना था कैसे किया जाए, ये बताइए। ठीक है, हो गया तो थियोलॉजी हो गया कि क्या नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब ये सब नहीं चलेगा। अब आप बताइए कि कैसे किया जाए भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। अगर करेंगे तो कितने राज्य होंगे, कि इस भाषा को कितना तवज्जो देंगे, क्योंकि एक राज्य में हो सकता है एक से अधिक भाषा बोली जाए। ठीक है, तो हम किसको प्राइमरी भाषा मान के चलेंगे और कैसे बाउंड्री तय करेंगे, इसके लिए एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम पड़ा राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम पड़ा? राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन थे? फजल अली। ठीक है, फजल अली। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ छूट गया क्या? बता दिए सब चीज, देख लो एक बार, देख लो। इसी रिपोर्ट के बाद तेलुगु भाषी, ध्यान देना, कौन कौन विरोध करना शुरू किया है? तेलुगु भाषी, क्योंकि आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र का निर्माण करना था। अच्छा, पहले ये किसके साथ आता था? तो मद्रास के साथ। किसके साथ आता था? मद्रास। आप जिसको तमिलनाडु जान रहे हो, ये पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मद्रास प्रांत होता था, इसी के अंदर आता था आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु भाषी। तो तेलुगु भाषी लोग पोट्टी रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन शुरू करते हैं। मांग था आंध्र प्रदेश का गठन। रामुलु अमरण अनशन पर बैठा और इसकी मृत्यु हो गई 1952 में। कब हो गई? 1952। लगभग 58 डेज के अमरण अनशन के बाद इनकी हो गई थी मृत्यु। ठीक है, लोगों के उग्रता को देखते हुए आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। किस वर्ष? 1953 में। कब किया गया? 1953 में। दिसंबर 1952 में तो इसकी मृत्यु हुई। गठन किया गया आंध्र प्रदेश का 1953। क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या बोल रहा है? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है। गठन का डेट कब हुआ है? गठन आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का है नोट्स में डेट कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हो गया? 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, और मुख्य रूप से अगर तुमसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ? 1953। कंफ्यूज मत होना, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ 1956 में, लेकिन अकेला था आंध्र प्रदेश का, पहले हो गया था 53 में। ठीक है, इसके बाद गठित के बाद क्या गठन हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का। ठीक है, किस वर्ष? 1953 में। कब, किस वर्ष हुआ? 1953 में। अध्यक्ष कौन बने? फजल अली। अध्यक्ष कौन बने? फजल अली। इसमें अन्य सदस्य थे के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। याद रखोगे, कई बार ये पूछ लेता है कि ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसमें फजल अली के अलावे और कौन कौन सदस्य थे? कौन कौन थे? के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये लोग थे। इन लोगों को क्या करना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। अब ये बताइए, वो सब कहानी खत्म हो गया।
कि किया जाए कि नहीं किया जाए, कैसे किया जाए, और इन लोगों ने बताया कि कैसे कैसे किया जाए। और फाइनली इन्होंने रिपोर्ट दिया अपना 1955 में। कब दिया? 1955 में। और इनके रिपोर्ट पर आधारित ही जो इन्होंने दिया था, इसी पर आधारित एक अधिनियम पारित किया गया 1956 में, और इसी को कहते हैं हम लोग राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या कहते हैं? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। किस वर्ष पारित हुआ? 1956 में। और इसी अधिनियम के तहत देखना, इस रिपोर्ट के तहत अधिनियम पारित हुआ, और इस अधिनियम के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और कितने राज्य बने? 14, और यूटी थे 6। कितने राज्य बने थे? 14, और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने बने? 6। क्या क्लियरली ये समझ में आया कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट पर आधारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 1956 में। इस अधिनियम पर आधारित ही राज्यों की संख्या कितनी पड़ी? 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब यहाँ से 2 सवाल आता है जिसमें बच्चा फंस जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो वहां बच्चा मार देता है 53। ठीक है, तो ध्यान दोगे, राज्य पुनर्गठन आयोग पूछेगा तो 53, राज्य पुनर्गठन आयोग पूछेगा तो 53, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछेगा तो 56। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन? फजल अली। इसने रिपोर्ट कब दिया? 55 में, और इसके रिपोर्ट पर आधारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956 में। और इसी अधिनियम के तहत कितने राज्य बने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और इसके बाद धीरे धीरे फिर राज्यों की संख्या अभी बढ़ते जा रहा है। देख रहे हो, कभी भी गठित हो सकता है कोई भी राज्य। वर्तमान में भी 3-4 नया राज्य बनने का मतलब क्या बोल सकते हो, हवा चल रहा है। देखो, हो सकता है कुछ सालों में 2-3 राज्य तो कम से कम और बनेगा। ठीक है, 2-3 राज्य है जो कि अभी बनने का संभावना है। देखो क्या क्या बनता है। अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, तो 14 राज्य से बढ़ के कितना हो चुका है अभी? 28। वो तो बीच में एक तो कटा, ठीक है, नहीं तो 29 था, बीच में कटा ना ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो 28 हो गया, नहीं तब 29 था। तो धीरे धीरे अभी और बढ़ेगा। ठीक है, अभी कुछ कुछ राज्य और झगड़ा चल रहा है जहां पे विभाजन का बात चल रहा है, तो देखो कुछ समय में हो सकता है राज्य और बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, क्या राज्य पुनर्गठन का पूरा कहानी समझ में आया? बोलो, रिपीट कर दें 2 मिनट में। राज्य के पुनर्गठन से पहले कि राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में, ए, बी, सी और डी। इस वक्त राज्यों की संख्या कितनी थी? 28। इसमें से डी में किसको रखा गया था? अंडमान को। दिल्ली को किसमें रखा गया था? सी में। बिहार को किसमें रखा गया था? ए में। उस वक्त जितने प्रांत थे ब्रिटिश प्रांत किसमें रखा गया था? ए में। बड़े ए में, प्रांत ए में। बड़े रियासत को किसमें? बी में। चीफ कमिश्नरीज को किसमें? सी में। ठीक है, चलो। भाषा पुनर्गठन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए विचार हेतु प्रथम आयोग का गठन कब किया गया? कब किया गया? 1948 में। कब किया गया? 1948 में। क्या नाम था इसका? एसके धर आयोग। क्या इन्होंने सिफारिश किया भाषा आधार पर गठित हो? इन्होंने किया नहीं। किस आधार पे? प्रशासनिक सुविधा के आधार पे। इसके जांच के लिए किस आयोग का गठन हुआ? जेपी समिति। एक बार सवाल ये भी पूछा है कि धार आयोग के रिपोर्ट के जांच हेतु या धार आयोग के सुझाव के जांच हेतु किस आयोग का गठन हुआ? किसका गठन हुआ? जेबीटी। कितने लोग थे इसमें? 3। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, क्या इसने आधार बनाया भाषा को? इसने भी कहा नहीं, धर वाले सही बोले हैं, इसके धर बाबू सही बोले हैं, उसी पे कंटिन्यू करेंगे, और हो भी गया आगे चल के कंटिन्यू। ठीक है, और इसी रिपोर्ट के बाद 1952 में विद्रोह शुरू हो गया। कब विद्रोह शुरू हुआ? 1952। विद्रोह तो चल ही रहा है, पर 1952 में बड़ा विद्रोह हुआ। किसके कारण से? पोट्टी रामल्लू। नाम याद रखना, पोट्टी रामल्लू। कभी अगर पूछा जाए पोट्टी रामल्लू कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश नेल्लौर क्षेत्र जान रहे हो ना, नेल्लौर क्षेत्र से ही बिलोंग करता था ये पोट्टी रामल्लू। तो अगर पूछ रहे तो आंध्र प्रदेश याद रखोगे। ठीक है, मांगे क्या था? आंध्र प्रदेश का एक अलग राज्य के रूप में दर्जा दिया जाए आंध्र प्रदेश को, और यहाँ का भाषा जो होगा वो तेलुगु भाषा है। इस क्षेत्र को जो तेलुगु भाषी लोग है, इसको एक नया राज्य बनाया जाए, यही मांग था। क्या सरकार ने मांग मानी थी? आंसर है नहीं। पोट्टी रामल्लू मर गया। कब मरा? 52 में। कब मरा? 52 दिसंबर में। और आनंद फानंद में किस राज्य का गठन हो गया? आंध्र प्रदेश। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बन गया? आंध्र प्रदेश। कब बना? अक्टूबर 1953। अक्टूबर 1953। ठीक है, इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? फजल अली। कब गठित हुआ? 1953। इसमें अन्य 2 सदस्य कौन कौन थे? के एम पन्नीकर और जयनाथ कुंजरू। इन्होंने रिपोर्ट कब दिया? 55 में।
और इन्हीं रिपोर्ट पर आधारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। किस वर्ष? 56 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 56 में कितने राज्य का गठन हुआ? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर हो गया? चलो।